हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे मित्रों, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे इस 10 मिनट की वीडियो को आप सभी अवश्य देख लेना, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क देने का काम किया जाता है। यदि आपके छोटे भाई बहन या आपके जूनियर यदि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी किसी भी ऑनर्स का या सब्सिडी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, तो इस चैनल के माध्यम से उनको भी बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में। और प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी सी सूचना दे दूँ। एग्जाम प्रारंभ होने से एक महीना पहले मैं BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाले बच्चों को सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडी पेपर का सजेशन देता हूं पिछले 5 वर्षों से, और कहीं ना कहीं उसी का एक्सपीरियंस अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बच्चों का जो कमेंट आया हुआ है, एक दो बच्चों का कमेंट नहीं है, हजारों की संख्या में बच्चों ने कमेंट किया है, सर आप जो सजेशन देते हो वहीं से सारे सवाल मेरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहीं से सारे सवाल मेरे एग्जाम में छपने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आप लोगों का फीडबैक ही है, जिसकी वजह से मैं लगातार मेहनत करता जा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि थैंक्स अ लॉट ब्रो, आज मेरा एग्जाम था, आज के पेपर में बिल्कुल आपके द्वारा बताए हुए क्वेश्चन ही आए थे, दिल से आपका आभार। और इस तरह के कमेंटों की संख्या कुल मिला के हजारों में है, परंतु यहाँ पर मैं सभी का नहीं दिखा सकता, कुछ बच्चों का दिखा सकता हूँ। तो आप भी मेरे ऊपर विश्वास करके आप मेरे इस वीडियो को देखो, और मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उसे आप अपने कॉपी में लिखो और फिर एग्जाम हॉल में प्रवेश करो। BA तृतीय वर्ष, जिसे आप BA पार्ट 3 या फाइनल ईयर भी बोल सकते हो। यदि आपने फाइनल ईयर में हिस्ट्री ऑनर्स को रखे हो तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो वरदान साबित होगा। आज के इस वीडियो में पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 को जितने भी सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे को कवर करूंगा। आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जाना है। तो समझ सकते हो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं देना है। पूरे 10 मिनट की वीडियो को आप देख लो, आप के एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनने वाले हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो एक बार क्या करो, आप अपने क्वेश्चन बैंक को पलटाओ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को पलटाओ, और ये जितने भी सवाल हैं ये पिछले 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, और ये सारे प्रश्न अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। और इन प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के प्रोफेसर महोदय के द्वारा तैयार किया गया है, काफ़ी आसान व सरल शब्दों में। ठीक है, और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर यदि एक नज़र से लेते हो तो आपको मन की गति से याद होगा, और पूरे लाइफ टाइम तक इसका उत्तर नहीं भूल पाओगे। तो समझ सकते हो कितने प्यारे शब्दों में, यानी कि आसान शब्दों से इसका उत्तर तैयार किया गया है। और आप मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं आपको, यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर भी, यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं, और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उससे भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए। परंतु आप लोग आसान शब्दों में उत्तर नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आपका मार्क्स काटा जाता है। परंतु अब से नहीं काटा जाएगा। 10 मिनट का वीडियो देख लो और एग्जाम में आप 100% टॉप करोगे। प्यारे दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न आप सभी देख रहे हो, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, ये पिछले 7 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये सारे प्रश्न आप लोगों के सामने लाने का काम किया हूं मैं। ठीक है, और इसका उत्तर की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन उत्तर है। मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 सेकंड में प्राप्त कर पाओगे, परंतु आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आ रहे हैं इस बार। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। मैं थोड़ा सा झलक दे देता हूँ। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा झलक देता हूँ, फिर मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि एक बार आप लोगों का रिवीजन यहाँ भी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसका झलक दे दूं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बात कर लूँ, बाबर के भारत के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा बड़ी ही शोचनीय थी। संपूर्ण भारत के, यानी कि पूरे भारत के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य थे वो छोटे छोटे भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। इन राज्यों में राजनीतिक एकता का अभाव था, यानी कि एकता की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, और अभी भी आप देख सकते हो एकता की काफ़ी ज़्यादा अभाव है। उस समय की स्थिति के विषय में लेनपुन, यानी कि लेनपुल जो है बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सम्राट छिन्न भिन्न हो चुका था। जिस समय बाबर आक्रमण करने वाले थे भारत में, उस समय भारत की राजनीति कुछ इस प्रकार थी। तो ये थोड़ा सा झलक मैंने दिया, इसका उत्तर भी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। कुल मिलाकर 1 सेकंड में पहले आप क्वेश्चन को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लो। दूसरा प्रश्न आपका, पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम बताइए। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कब, 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, और इब्राहिम लोदी की जो है क्या कहते हैं, लड़ाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को झलक दे दूं, पहले आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख। तो प्यारे दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी।
बाबर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। और ये लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोधी के सेनाएं के पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ। और ये युद्ध प्रारंभ होने के दौरान इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है घटनास्थल पे ही। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा झलक दे दिया, इसका उत्तर भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करोगे। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, शेरशाह ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कैसे की? शेरशाह जो है वो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कैसे की? आप इसे कॉपी में लिख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो समझ सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, इसका मैं थोड़ा सा झलक दे दूं आपको। बिलग्राम, जिसे आप कन्नौज भी बोल सकते हो, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज, ये साउथ में पड़ता है, कि लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह का पहला नाम था शेरखां, परंतु ये बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद शेरखां जो है शेरशाह सूरी के नाम से शासक बना, शेरशाह सूरी के नाम से शासक बना। इस तरह इसने सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी। तो यानी कि बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई जीतने के बाद 1540 ईस्वी में शेरखां ने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा, ठीक है, और इस तरह इन्होंने भारत में सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन की विशेषताएं बताएं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँगा कैसे आप 1 सेकंड में इसका उत्तर प्राप्त कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन की विशेषता बताइए। प्रांतीय प्रशासन की जब बात आती है तो अकबर के समय सूबेदार हुआ करता था, ठीक है, जिसे आप सिपह सलार या नाजिम भी कह सकते हैं। यानी कि अकबर के समय सूबेदार होता था, जिसे आप नाजिम भी कह सकते थे। दीवान, सूबे प्रधान, वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है। दीवान जो अकबर के समय में हुआ करते थे, मुगल काल में हुआ करते, तो उसे सूबे का प्रधान बनाया जाता था, यानी कि, और वित्त मंत्रालय का कार्यभार दीवान ही देखता था, राजस्व अधिकारी का भी कार्य दीवान ही देखा करते थे। इसके बाद पहले दोस्तों बख्शी की बात करें तो बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था, और प्रांतीय जो है रुद्र न्याय के साथ साथ प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन व्यवस्था करता था। तो इसका मैंने छोटा सा आप लोगों को झलक दिया, तो समझ सकते हो कितने आसान शब्दों से इसका उत्तर तैयार किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जैसे कि पार्ट 2 में पूछा गया था अकबर की धार्मिक नीति क्या है, लेकिन पार्ट 3 में आपसे पूछा जा रहा है औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या है। पेपर 5 में पूछा जा रहा है आपसे औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में, और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप औरंगजेब की धार्मिक नीति का उद्देश्य सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो औरंगजेब का धार्मिक नीति का उद्देश्य था, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य दार उल हर्ब, जिसका मतलब है भारत काफिरों या काफिरों का देश है, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य था दार उल हर्ब, यानी कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं वो काफिर हैं, और ये भारत जो है पूर्ण रूप से काफिरों का देश है। इसके बाद दार उल इस्लाम, इस्लाम का देश में बदलना था। औरंगजेब का तात्पर्य ये था, भारत में सारे के सारे काफिर हैं और कहीं ना कहीं मुझे इस काफिरों को इस्लाम में बदलना है, यानी कि भारत को पूर्ण रूप से इस्लाम का देश बनाना है, ठीक है। ये औरंगजेब का धार्मिक नीति था, और ये काफ़ी कट्टरपंथी भी थे। वो अन्य धर्मों, यानी कि वो अन्य धर्मों विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा असहिष्णु थे, यानी कि वह शिया मुसलमानों के भी खिलाफ थे, ठीक है। वो शिया मुसलमानों के खिलाफ थे और खास करके विशेष रूप से वो हिंदुओं के भी खिलाफ थे, ठीक है। और औरंगजेब जो है वो सुन्नी मुसलमान थे, और एक कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान भी आप उसे बोल सकते हो। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे, ठीक है। आप लोग इस प्रश्नों को भी लिख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शाहजहां के राजत्व काल के मुगल इतिहास के बारे में सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि शाहजहां कौन था। थोड़ा सा मैं झलक दे देता हूं आप लोगों को, इसके बाद उत्तर भी बताऊंगा। बादशाह शाहजहां अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा था, जिसने ठीक वैसे ही गद्दी हासिल की जैसे उसके पिता जहांगीर ने हासिल की थी, यानी छल कपट से हासिल करी थी, ठीक है। शाहजहां भोग विलासी होने के साथ साथ न्याय पसंदी राजा था, लेकिन उसकी छवि आशिक के तौर पर बन गई थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग। इसके बाद शाहजहां ने क्या क्या बनाया।
तो ताजमहल ही नहीं, शाहजहां की बनाई 5 ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि वर्ल्ड में भी फेमस है। लाल किला मुगल शासक शाहजहां को स्थापत्य कला से काफ़ी लगाव था। जमा मस्जिद, पुरानी दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 ईस्वी में कराया था। आगरा का किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा, ये सब बनाया था कौन? शाहजहां ने। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, लाल किला मुगल शासक शाहजहां का स्थापित कला से काफ़ी लगाव था। जामा मस्जिद जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है, इसके बाद आगरा का किला, मोती मस्जिद और एक जामा मस्जिद है जो कि आगरा में है, ठीक है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। और ताजमहल के बारे में सभी जानते हो, ताजमहल ही जो है शाहजहां ने ही बनाया था। क्यों बनाया था आपको पता होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देखिए, मुगल कालीन कला का विकास का परिचय दे। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मुगल कालीन कला के विकास का परिचय दे, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए मुगल कालीन कला है क्या। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला में मध्य एशिया के इस्लामी भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारसी, तुर्की, गुजराती, बंगाल एवं गुजरात आदि स्थानों की परंपरा का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। सजावट के लिए संगमरमर पर जवाहरात, हीरा जवाहरात जिसे आप बोलते हो, जवाहरात जराव का काम किया गया है, ठीक है। इसके बाद मुगल काल की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मुगल कला की क्या विशेषताएं हैं। तो मुगल कला की एक मौलिक विशेषता पांडुलिपि रोशनी थी। एक उल्लेखनीय उदाहरण फारसी लघु चित्रकला है। ऐसी पेंटिंग में से एक अकबर की एक छोटी सी आकृति को दर्शाता है। एक फूल को पकड़े हुए उसकी तरफ से एक तलवार ले जाता है। फूल और तलवार की उपस्थिति बहुत ही प्रतीकात्मक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी यहाँ पर देखिए, मुगल कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन करें। मुगल कालीन का जो सामाजिक एवं आर्थिक दशा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मुगल काल में सामाजिक और आर्थिक दशा क्या थी आपको यहाँ पर बताना होता है दोस्त। जब यहाँ पर हम बात कर ले, पदाधिकारी सरदार धन एवं आराम से रहते थे, जबकि आम जनता की बात कर ले तो आम जनता की अवस्था अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, ठीक है। अपने पास अत्यधिक साधन रहने के कारण धनी पुरुष स्वभावतः भोग विलास तथा मद्यपान में लीन रहते थे। जो मुगल काल में अमीर हुआ करते थे, सब कुछ से परिपूर्ण थे, वो हमेशा भोग विलास तथा मद्यपान में लीन रहते थे। मृत्यु के पश्चात अपने धन एवं जायदाद के राज द्वारा लिए जाने के भय से सरदारों में मितव्ययता की प्रेरणा नष्ट हो गई। प्यारे दोस्तों, उस समय भी यानी कि मुगल काल में भी आम जनता की दशा काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, ठीक है। और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको झलक देता जा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, मुगल काल में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास का वर्णन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास का वर्णन करें। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका, थोड़ा सा मैं झलक दे रहा हूँ, आंसर नहीं है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मुगल काल में हिंदी साहित्य है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, और इसका थोड़ा सा मैं झलक भी दे दूँ। मुगल काल में हिंदू मुस्लिम के बीच जो है समन्वय की भावना का विकास हुआ, ठीक है। मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम के समन्वय के बीच भावना का विकास हुआ। इस समय की रचनाओं में तुलसीदास जी के कुछ यहाँ पर रची हुई ग्रंथें हैं, जिसका पहला नाम आप सभी को पता होना चाहिए, रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। और विनय पत्रिका का भी रचयिता कौन है? तुलसीदास। इसके बाद दोहावली के रचयिता भी कौन है? तुलसीदास। इसके बाद पार्वती मंगल गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इसके बाद सूरदास, जो कि मुगल काल से ही संबंधित हैं। सूरदास के कुछ रचयिता हैं यहाँ पर, सूरदास के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं। सूरसागर, सूरदास ही ने यानी कि सूरसागर लिखे हुए थे। इसके बाद केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी आदि प्रमुख हैं। ये मुगल काल में हिंदी साहित्य जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अकबर के शासनकाल में हिंदी अपने विकास की चरम सीमा पर थी। अकबर की उदारता, सहिष्णुता एवं सुरक्षा व्यवस्था के कारण अन्य भाषा के कवियों के साथ साथ हिंदी कवियों को भी काफ़ी ज़्यादा को भी प्रोत्साहन न प्राप्त हुआ और उन्होंने कुछ उत्कृष्ट रचनाएं की। इन कवियों में तुलसीदास, सूरदास, अब्दुल रहीम, खाना खाना, रस खान और बीरबल अत्यंत प्रसिद्ध हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद मुगल काल की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में जानेंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य के विकास के 3 काल कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। परंतु आप इन क्वेश्चन को प्यारे से कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको एक निबंध लिखना है। मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, ठीक है। मुगल काल, तो यहाँ पर बात कर ले, मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, ठीक है। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसी किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। मुगल कालीन राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है,
ठीक है। और अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के थे। और अबुल फजल के रचना कौन की है, कौन सब है? तो आईने अकबरी। ठीक है। इन्होंने आईने अकबरी में साफ कहा है कि मुगल कालीन राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या आपको आईने अकबरी में देखने को मिलेगा। और इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है। मुगल सम्राट जो है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। हिस्ट्री पेपर 6 के आप कुछ सवाल लिख लो अपने कॉपी में। बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी कि हिस्ट्री पेपर 6 में आपको कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे जो कि कई वर्षों से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक में एक बार मिला के देख सकते हो। तो बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम कुछ निम्न प्रकार हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। ये पेपर 6 के प्रश्न हैं और पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम, बंगाल में प्रभुत्व की समस्या, संरक्षण की नीति का त्याग। ठीक है। बंगाल में पूरे रूप प्रभुत्व की समस्या थी, संरक्षण की नीति का त्याग था, एलिस की नीति चल रही थी, अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद चल रहा था, मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र एवं पटना पर आक्रमण। ठीक है। मीर कासिम की प्रारंभिक पराजय और पटना का हत्याकांड, इसी तरह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। इसी तरह के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर, बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को नवाब और जनता को स्वीकार करना ही पड़ा। ठीक है। जैसे ही युद्ध से ये लोग पराजित हो गए तो युद्ध से पराजित होने के बाद कंपनी की शक्ति और भी बढ़ गई और जनता को कहीं ना कहीं स्वीकारना पड़ा कंपनी की शक्ति को। इससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा गिरी और क्रमशः पतनशील हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा आपका, टीपू सुल्तान का चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। टीपू सुल्तान के नाम से सभी वाकिफ होंगे और इस प्रश्न की अहमियत हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न और अपने के एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं टीपू सुल्तान से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लोगे। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी आपको पता होना चाहिए? शूरवीरता तथा आत्मसम्मान। शूरवीरता तथा आत्मसम्मान उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण थे जो कि सभी इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। शूरवीरता तथा आत्मसम्मान। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं तो आप इंसान नहीं हो। ठीक है। आप बिल्कुल भी इंसान नहीं हो सकते। उसने अनेकों युद्ध लड़े। ठीक है। उसने अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। उसने द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति मैथ्यूज को पराजित कर अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। समझ सकते हो टीपू सुल्तान कोई आम इंसान नहीं था। उसने तृतीय मैसूर युद्ध, यानी कि तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। इसमें अद्भुत वीरता और साहस का परिचय दिया। कौन? टीपू सुल्तान। तो इसका चरित्र आप देख सकते हो, इसका चरित्र है शूरवीरता और आत्मसम्मान। ठीक है। और उपलब्धियों की बात करें तो ये कई बार अंग्रेजों को पराजित कर चुके हैं। इसके बारे में हम लोग और भी आसान शब्दों से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने कॉपी में लिख लोगे। मराठा आंग्ल युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। मराठा आंग्ल का जो युद्ध हुआ उसके कौन कौन से कारण थे और इसका आखिरकार परिणाम क्या निकल के आया, ये आप अपने कॉपी में लिख लो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए। 1772 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी के बीच चली थी। यानी कि 1772 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुई थी और 1784 ईस्वी तक चली थी। उसके पश्चात उसका पुत्र यानी कि माधवराव पेशवा बना। ठीक है। उसने थोड़े समय में ही मराठा शक्ति और साम्राज्य को पुनः बढ़ा लिया। महादाजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण से हटाकर मराठों के संरक्षण में ले लिया था तथा दिल्ली पर मराठा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो समझ सकते हो प्रथम यानी कि मराठा आंग्ल युद्ध के कारण कौन कौन से थे, इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर ले। तो कारण क्या थे? कारण पहले दोस्तों मराठों में पहले से आपस में काफ़ी भेदभाव थे। यहाँ पर जो हम आपसे बोल रहे हैं मराठा आंग्ल युद्ध के कारण क्या थे, तो सबसे बड़े कारण आपको ये बता देते हैं। मराठों में पहले से आपस में काफ़ी भेदभाव थे जिस कारण वो अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखने लगे, सपना पालने लगे और अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की। वहीं बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की और मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। खुद के लाभ में मराठों ने मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। तो समझ सकते हो किस तरह के इंसान थे। और मराठाओं का पतन
किस प्रकार हुए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मराठों के पतन के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार थे: एकता का अभाव, दृढ़ संगठन का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव, दूरदर्शिता और कूटनीति का अयोग्यता, आदर्शों का त्याग, दोषपूर्ण सैन्य संगठन को प्रशासन और दूषित अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यों से शत्रुता, ये सब मराठों के पतन का सबसे बड़ी कारण थे। तो इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उपलब्धियों का वर्णन करिए। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन बैंक में एक बार देख लेना चाहिए प्रश्न की अहमियत क्या है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, बेंटिंग ने प्रांतीय दौरा व अपील के न्यायालयों को समाप्त कर दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रांतीय दौरा एवं अपील के न्यायालयों को समाप्त कर दिया था। उसके द्वारा आगरा में दीवानी तथा फौजदारी अपील का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसने इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत नामक उच्च अदालतें स्थापित की। उसने कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पदों को मिलाकर एक कर दिया। उस समय भी कलेक्टर हुआ करते थे, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और दोनों को पद को मिलाया कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी मुख्य खूबसूरती क्या क्या है, इसके बारे में आपको उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे क्योंकि पिछले 8 वर्षों से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों यानी कि इकाइयों की बात करें तो राज्य एवं रियासतें के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जो कि 59 विषय, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। तो ये है 1935 ईस्वी भारत सरकार का अधिनियम। इसके बाद दयानंद सरस्वती की भूमिका का वर्णन करें। दयानंद सरस्वती की भूमिका किस प्रकार रही है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। उनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ही ने दिया था। वेदों की और लौटो ये उनका प्रमुख नारा था। तो समझ सकते हो आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महर्षि स्वामी दयानंद। वेदों की और लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद ने ही कहा था। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं प्यारे दोस्तों। इसको आप अपने कॉपी में लिख लोगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कुल मिला के 1 सेकंड में डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, परंतु आप अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख लो। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुल मिला के 3 क्वेश्चन और आपको देखना है। इसके बाद एग्जाम हॉल में आंख बंद करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप पास करके आओगे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की समीक्षा आपको बताना होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है। 1857 की क्रांति आप नहीं बोल सकते हो, इसे आप विद्रोह की चिंगारी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विद्रोह की चिंगारी। 29 मार्च 1857 को शुरू हुई थी विद्रोह की चिंगारी, जब कलकत्ता के समीप बैरकपुर में तैनात 19वीं और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि देशज पैदल सेना, ठीक है, देशज पैदल सेना के कुछ भारतीय सैनिकों के ने बगावत कर दी। ठीक है, विद्रोह की चिंगारी जो कि कब शुरू हुई? यानी कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को। ठीक है, और ये चिंगारी किसने शुरू करी थी? देशज पैदल सेना ने। ठीक है, और बगावत कर दी। एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। ठीक है, एक ब्राह्मण सैनिक थे, कौन? मंगल पांडे, जिन्होंने 2 अंग्रेजों को अफसरों को मार गिराया। बगावत को दबा दिया गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। परंतु कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की ये पहली शुरुआत थी 1857 की क्रांति। तो इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1905 से 1919 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को रेखांकित करें। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में लिखोगे। प्यारे मित्रों, ये जो प्रश्न है आपका 1905 से 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को रेखांकित करें, ये ज़्यादा बार नहीं पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार पूछे भी जा सकते, नहीं भी, इसमें थोड़ा डाउट है, तो कोई बात नहीं, फिर भी लिख लोगे आप। उग्रवाद से आप क्या समझते हैं? उग्रवादी आंदोलन का कारण बताइए। ठीक है, उग्रवाद से आप क्या समझते हैं? उग्रवादी आंदोलन का कारण बताइए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, जल्दी से लिखोगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ उग्रवाद की जगह उदारवाद होना चाहिए। ठीक है, उदारवाद। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी आंदोलन का कारण बताइए। उदारवादी आंदोलन का कारण बताइए। ठीक है, उदारवादी आंदोलन का कारण बताइए।
यहाँ पे उग्रवाद की जगह आप उदारवाद कर लेना। इसके बाद उग्रवादी आंदोलन का कारण बताइए, तो यहाँ पे उग्रवादी नहीं होगा, उदारवादी आंदोलन का कारण बताइए। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको झलक दे दूँ। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है। ठीक है, प्राचीन व्यवस्था जितने भी हैं और परंपराएं जितने भी हैं व्यक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया, बोले तो निकम्मा बना दिया। इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परंपरायुक्त नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं, यानी कि एक नए समाज के निर्माण की वकालत करते हैं उदारवादी संस्था के लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्षों के कौन कौन से कारण थे। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्षों के कौन कौन से कारण थे। आपने अपने कॉपी में नहीं लिखा तो लिख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, और प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ से मिलेंगे। तो कुल मिला के 3 तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे। पहला तरीका, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों में से कुछ छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, ओनली व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपको एडमिन को मैसेज करना है। एडमिन को मैसेज ये करना है कि सर मेरे को जो है यानी पार्ट 3 का जो हिस्ट्री ऑनर्स है उनके सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो आपको PDF के फॉर्मेट में दिया जाएगा एडमिन मोहती के द्वारा, बिल्कुल निःशुल्क में। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का लेक्चर तैयार कर लिया गया है, जिसमें एक एक पॉइंट को वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। तो इस सभी प्रश्नों का वीडियो भी यानी कि इस वीडियो के बाद अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहोगे। और वीडियो में हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों से एक एक बात को एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। PDF नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, बस वीडियो देख लेना काफ़ी है। तो कुल मिला के 3 तरीका आपके पास इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट क्वेश्चन मिलता रहे, क्योंकि काफ़ी गहन दिन के बाद हम लोग क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।